एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं मोनयोंग गांगते से कहती है तो हमें अब क्या करना चाहिए। गांगते वहाँ से जाने लगता है तो मोनयोंग कहती है कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुमने कहा तुम्हें मज़े करने हैं। तो गांगते कहता है कब, मैंने ऐसा कब कहा। तो मोनयोंग कहती है क्या तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है। तो इसमें गांगते कहता है जो मैं उस टाइम बोल रहा था वो मैं बस खुद से बातें कर रहा था। फिर मोनियोंग कहती है मैंने सही किया तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दो। तो गांगते कहता है क्या सही किया। तो वो कहती है उसे किडनैप करना। तुमने उसे रोका नहीं, वो जो कर रहा था करने दिया, इसका मतलब मैंने सही चीज़ किया। क्या मैं गलत हूँ? तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो गांगते कहता है उसके डांस करने और गाने को मैं कैसे रोक सकता हूँ जिसमें वो अच्छा है। तभी वहाँ असेंबलीमैन का आदमी आता है और कहता है तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग हॉस्पिटल से आए हो। तो मोन्यू कहती है नहीं, मैं राइटर हूँ और ये मेरा सेफ्टी पिन है। तो इस पे वो आदमी कहता है अगर आज के इंसिडेंट की वजह से असेंबलीमैन को कुछ हुआ तो तुम लोग देख लेना, और धमकी दे के चला जाता है। तभी वहाँ जूरी आती है और गैंगते को कहती है पॉलिटिशियन का बेटा उससे बात करने को चाहता है। तो इस पे मोनियो कहती है मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो। तो इस पे गैंगते मोनियो को कहता है यहीं रुकना, कहीं जाना मत। गैंगते उस लड़के के पास जाता है तो वो लड़का कहता है आज मेरी सारी विशेष पूरी हो, आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है, तो प्लीज़ उस पर गुस्सा मत करना मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। इधर पॉलिटिशियन को स्टेशन पर लिटा के एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं। जूरी पॉलिटिशियन के फैमिली मेम्बर को कहती है कि हमारे साथ सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल चल सकते हैं। तो इस पर वो लोग कहते हैं क्या तुम पागल हो, हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल क्यों जाएंगे। फिर वो असेंबलीमैन की वाइफ अपने बेटे के पास जाती है और उसे जोरकर थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या अब तुम खुश हो पूरे परिवार को ऐसे ह्यूमिलिएट करके। क्या अब तुम्हें शांति मिली अपने डैड को ऐसे नीचा दिखा के, जिसे तुम इतने सालों से नफरत करते आ रहे थे। तुम इतने डम क्यों पैदा हुए, तुम ऐसे क्यों एक्ट करते हो जिससे मेरा दिल दुखता है। तुम शांति से बस रह नहीं सकते क्या। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो पॉलिटिशियन का बेटा बोलता है मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी जोर का थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे बाकी भाइयों की परवाह करती थी। पर आज थप्पड़ खाने के बाद पता चला मेरी माँ मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करती हैं। तो गैंगते उसे कहता है ये तुम्हें कैसे पता। तो वह कहता है ये तुम बता सकते हो जब तुम चोट खाने वाले हो। जब तुम्हें कोई पूरी अफेक्शन के साथ चोट पहुंचाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। ये बातें सुन गैंगते को अपना फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी माँ उसे गुस्से में बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने अपने भाई को पहले घर नहीं भेजा, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। वो उसे मारते हुए कहती है तुम कहाँ थे जब वो लोग इसे मार रहे थे। मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दिया ताकि तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सको। तुम उसे ऐसे अकेले क्यों छोड़ देते हो। इसके नेक्स्ट सीन में उसकी माँ अपने हस्बैंड के फ़ोटो के सामने देख रही होती है और बोल रही होती है मैं आपकी तरह जल्दी नहीं मरूंगी, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक सैंगते को बूढ़ा होते हुए ना देख लूँ। तभी गैंगते अपनी नींद से जाग अपनी माँ को आवाज़ लगाता है तो उसकी माँ उसे गले लगा कहती है अरे तुम उठ गए। फिर वह उसे कहती है गैंगते तुम्हें अपने भाई के साथ हमेशा रहना है, तुम्हारा काम है उसकी देखभाल करना, उसे सेफ रखना, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है। ऐसी बातें सुन गैंगते थोड़ा उदास हो जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगते को मोनियो के पास जाते हुए देखते हैं। फिर वो उसे कहता है चलो चलते हैं। तो वो कहती है क्या, मज़े करने। तो गैंगते कहता है नहीं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसा कर वो मोनियो की कार में बैठ जाता है और इधर जूरी को हम देखते हैं जो हर्ट हुई होती है क्योंकि गैंगते मोनियो के साथ गया होता है। इधर कार में मोनियो कहती है अगर तुम मेरी कार में नहीं बैठते तो मैं तुम्हें किडनैप कर लेती। तो इसमें गैंगते हंसता है और कहता है क्या ये तुम्हारी हॉबी है। फिर मोनियो कहती है
मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो रहे थे जब वो अपने मन की भड़ास बाहर निकाल रहा था। तुम्हारे शक्ल को देख के मैं बता सकती हूँ, इसमें लिखा है मैं भी सारी चीज़ों को हटाकर उसी की तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। जब भी तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी और तुम्हें तुम्हारे लाइफ का बेस्ट टाइम दूँगी। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गंगते कहता है रहने दो। तो मुनियो कहती है अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है तुम भागना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही भागूंगी, देख लेना। स्प्रिंग सीजन के कारण सभी फूलों की पंखुड़ियाँ हवाओं में फैली हुई थी, जिसे देखकर मुनियो कहती है मुझे चिढ़ होती है ऐसे फूलों के गिरने से, और वो कार की विंडो बंद कर देती है। फिर गंगटे से पूछती है वैसे तुम्हारा फेवरेट फूल कौन सा है। तो गंगटे कहता है मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे स्प्रिंग सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मुनियो कहती है क्यों। तो वह कहता है क्योंकि स्प्रिंग में ही हमेशा मुझे ये जगह छोड़कर जानी पड़ती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट स्योंगजे मिस्टर ली के पास आती हैं और बोलती हैं जॉम्बी किट को लेकर कोर्ट में जो इंजेक्शन चल रहा था वो अप्रूव हो गया है। तो इसमें मिस्टर ली कहते हैं इसका मतलब सब कुछ हमें अब लौटाना होगा, और तुम इस पे स्माइल कर रही हो। तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम स्माइल कर रही हो। तो इस पे असिस्टेंट स्योंगजे कहती है तो क्या मुझे रोना चाहिए। तो मिस्टर ली कहते नहीं, बस रिज़ाइन दो और जाओ। कुछ देर मिस्टर ली ऑफिस में बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। तभी असिस्टेंट स्योंगजे उन्हें कॉफ़ी देते हुए पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो उसे गुस्से में कहते हैं मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में हम गैंगटे को 2 कप नूडल लाते हुए देखते हैं, जिसे देख मुनियो कहती है तुम्हें खाना खाना था और मेरे लिए ये खरीद कर लाए हो। तो गैंगटे कहता है मैं जल्दी में हूँ, मेरा शिफ्ट शुरू होने वाला है, तुम्हें कुछ और चाहिए। तो मुनियो कहती है रहने दो। फिर गैंगटे को कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। इधर नूडल्स कप को देखकर मुनियो कहती है इसने तो किमची भी ऑर्डर नहीं की, ज़रा भी पैसे खर्च नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो गरीब है, पर मुझे कंजूसों से बिल्कुल नफरत है। इधर गैंगटे को कॉल में मिस्टर ली होते हैं। वो कहते हैं सब वहाँ ठीक है। फिर वो पूछते हैं कि क्या कभी तुम्हें मोनी ये बोला है कि तुम प्रीटी हो और वो तुम्हें पाना चाहती है। फिर गैंगटे को याद आता है कि उसने ऐसा कहा है। फिर मिस्टर ली कहते हैं मैं श्योर हूँ उसने ऐसा कहा होगा। तो गैंगटे कहता है अगर उसने ऐसा कहा भी है तो मिस्टर ली कहते हैं ठीक है ध्यान से सुनना, अगर वो कहे कि उसे कुछ चाहिए तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो उसके लिए भूखी है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें जिंदा खाने वाली है। तो गैंगटे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो मिस्टर ली कहते हैं तुम और मैं दोनों सेम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, उसका न्यू बैग बैन हो गया है तो वो तुम्हारा साथ टाइम स्पेंड करने अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं वहाँ उसे वापस लेने आ रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सब्र रखो। ऐसा बोल वो फ़ोन कट कर देते हैं। इसके बाद गैंगटे मुनियो के पास जाता है तो मुनियो पूछती है किसका कॉल था। तो गैंगटे कहता है हॉस्पिटल से था। तो वो कहती है क्या वो तुम्हें जल्दी बुला रहे हैं, क्या वो मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। उसके कुछ जवाब ना देने पे मुनियो कहती है तुम लोगों को इग्नोर करने में काफ़ी अच्छे हो। फिर वो कहता है मैंने सुना तुम्हारा न्यू बुक बैन हो गया है, लास्ट टाइम तुमने मेरे भाई के लिए जो किया उसकी वजह से क्या। तो मुनियो कहती है ऐसा वो बस इसलिए नहीं करेंगे कि मैंने किसी को गाली दी और किसी के बाल खींचे, उन्हें मेरा इलस्ट्रेशन और स्टोरी लाइन बातों की लगती है, वो इडियट मेरे शब्दों के पीछे एक्चुअल मैसेज को समझ नहीं पाते। तो गैंगटे कहता है कैसा मैसेज। तो मुनियो कहती है तुमने मेरी बुक नहीं पढ़ी क्या, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे जानना है कि उसमें तुम्हारी क्या राय है। तो गैंगटे कहता है मैं फेरी टेल्स पढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा हूँ। तो इस पे मुनियो कहती है चलो छोड़ो भी, मुझे लगता है तुम्हारा एज बिल्कुल सही है इसके लिए। तो गैंगटे कहता है तुम्हारी एज क्या है। तो मुनियो कहती है मैं बिल्कुल छोटी बच्ची हूँ, पर तुम तो मुझसे भी छोटे बच्चे हो। तो गैंगटे कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बच्चा हूँ। तो इसमें मुनियो उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम चाहते हो कि तुम्हें भी कोई प्यार करे। गैंगटे बस मुनियो को देखता रहता है, मानो वो सच में अभी भी बच्चा ही है, पर उसे किसी ने नहीं समझा पर मुनियो ने समझा। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में सभी को एक साथ देखते हैं जहाँ मिस पार्क डायरेक्टर को बोल रही होती है कि
अगर पॉलिटिशियन को रिजाइन देना पड़ा तो वो काफ़ी गुस्सा करेंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। तो डायरेक्टर बोलते हैं, जॉब से हाथ धोने के लिए रेडी हो जाओ। जिस पे एक डॉक्टर डायरेक्टर को सजेस्ट करते हैं कि आप मिस मोनियो को फायर क्यों नहीं कर देते, उसने ही उस पेशेंट को किडनैप किया था। जिस पे डायरेक्टर कहते हैं, ऑनेस्टली देखा जाए तो उसने उसे किडनैप नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से उसकी कार में गया था। इस पे दूसरी नर्स कहती है, फिर भी हमें उसे फायर कर देना चाहिए, वो तो अपने डैड को भी कभी वॉक पे नहीं ले जाती। तो डायरेक्टर जूरी की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम उसे पहले से जानती हो ना? तो जूरी हाँ में जवाब देती है। तो सभी शॉक्ड होकर पूछते हैं, कैसे जानती हो? तो वो कहती है, जब वो छोटी थी तो वो थोड़ा उसे जानती थी। तो डायरेक्टर कहते हैं, तो प्रैक्टिकली तुम लोग फ्रेंड्स हो। तो डायरेक्टर मिस जूरी से पूछते हैं, तुम बताओ हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? तो जूरी कहती है, मुझे लगता है उसे फायर कर देना चाहिए, वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। फिर मिस पार्क डायरेक्टर से पूछती है, तो अब आप क्या करेंगे? तो डायरेक्टर कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले पेशेंट की कंडीशन देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम गैंगते और मुनियों को साथ में लौटते हुए देखते हैं। दोनों पूरी तरह खामोश थे। तो गैंगते गाड़ी में रेडियो ऑन करने वाला होता है, तो मुनियों ऐसा करने से मना करती है और कहती है, दूसरे लोगों की बात करते हुए मुझे नहीं सुनना, तुम बात करो, मैं तुम्हें सुनूंगी। तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तो मुनियों कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? तो गैंगते कहता है, तुम अपने डैड को वॉक पे क्यों नहीं ले जाती? तुमने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था। तो मुनियो कहती है, प्रॉमिस? ये बेकार है, बिल्कुल किसी कचरे की तरह। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, तो ऐसा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें डिमेंशिया है, उनकी आत्मा मर चुकी है, केवल शरीर बिल्कुल खोखली है। मैं अपना टाइम ऐसी चीज़ के लिए क्यों वेस्ट करूं? अच्छा रहेगा अगर वो मर जाएं। फिर वो गैंगटे से पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मरे? तो गैंगटे उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? तो इस पे वो कहती है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था। तो गंगते उसे शॉक्ड होकर देखता है। तो वो कहती है, ये बस थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक था। ये ऐसा है जैसे हम किसी चीज़ को खरीदने से पहले मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गंगते कहता है, क्या लोग तुम्हें कोई सामान लगते हैं? तो मुनियो कहती है, इसमें क्या डिफरेंट है? बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। पेरेंट्स उसका ख्याल रखते हैं जो उन्हें खुशी देते हैं। डम्ब और बेकार बच्चों को वो छोड़ देते हैं। यही हुआ था ना उस नन्हे मुन्ने के साथ। जिसे सुनकर गैंगते उसे गाड़ी रोकने को कहता है, पर वो नहीं रोकती। उसके गाड़ी ना रोकने पे गैंगते ज़बरदस्ती स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी साइड कर देता है। गाड़ी से बाहर निकल वो पैदल ही जाने लगता है। तो मुनियो उसे कहती है, सडनली तुम्हें क्या हो गया, तुम गुस्सा क्यों हो, क्या बात है बताओ मुझे। तो वो उसे कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम दूसरों से अलग हो, मैं कुछ पल के लिए भूल गया था और अनजाने में तुमसे एक्सपेक्टेशन कर बैठा। तो मुनियो कहती है, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? तो गैंगते कहता है, अब नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से मोनियो उसे आई लव यू कहती है, जिसे सुन वो रुक जाता है। वो फिर से कहती है, गैंगते आई लव यू। इसे इग्नोर कर गैंगते वहाँ से जाने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, आई लव यू, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैंने कहा आई लव यू। पर गैंगते उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर वहाँ से जा रहा होता है, जिससे मूनयोंग चिढ़ते हुए कहती है, तुम फिर से भाग रहे हो, मैंने तुमसे कहा आई लव यू, फिर क्यों जा रहे हो छोड़कर? वो उसे चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू बोल रही होती है, पर गैंगते पूरी तरह इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गैंगते अपने भाई को स्कूल से पिक करने आया होता है, जहाँ पे सांगते अपने भाई से कहता है कि वो हॉस्पिटल के वॉल पे ड्रॉ करेगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली मोनयोंग से मिलने आए होते हैं। वो बोलते हैं, इस डरावनी सी जगह में रहकर तुम बुक्स कैसे लिख सकती हो, चलो वापस अपने लग्जरियस होटल में चलो। तो मोनियो कहती है, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं मुझे गायब हुए। तो मिस्टर ली कहते हैं, मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ राइटर नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी हो। अगर तुम लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तो लोग भूल जाएंगे। तो मोनियोंग जाने से मना करती है। तो इसमें मिस्टर ली कहते हैं,
तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुम्हें तो पता है ना यही तुम्हारी माँ ने। ऐसा बोल वो चुप हो जाते हैं। तो मुनियो कहती है, तुम यही मूव इन क्यों नहीं कर लेते? जिस पे मिस्टर ली कहते हैं, मुझे लगता है तुम काफ़ी थक गई हो, तुम आराम करो, मैं कल मिलने आता हूँ। ऐसा बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मुनियोंग को देखते हैं जो कॉम्ब कर रही होती है और गैंगते की बातों को याद कर रही होती है। सडनली उसकी मॉम की आत्मा उसके बालों को कॉम्ब करने लगती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुम सबसे अलग हो, तुम मेरी बनाई सबसे बड़ी क्रिएशन हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बंद कमरे में उसकी मॉम की डेड बॉडी पड़ी होती है और कमरे के बाहर मून चाबी लिए खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में वो पॉलिटिशियन हॉस्पिटल आया हुआ होता है और डायरेक्टर से गुस्से में कहता है, वो लड़की को मेरे सामने लेकर आओ जो रैली में आई थी, उसने मेरा रेपुटेशन पूरा बिगाड़ दिया, और उसके साथ वो जो एक केयर टेकर था, दोनों को अभी यहाँ बुलाओ। गैंगटे पॉलिटिशियन से मिलने जा रहा होता है तो वो देखता है कि जूरी मुनियों को कॉल करने वाली होती है, जिसे गैंगटे रोक देता है और कहता है, कॉल मत करो, मैं अकेले जाऊंगा। ऑफिस के अंदर जाने पे पॉलिटिशियन बोलता है, तुम अकेले क्यों आए हो, वो लड़की कहाँ है? तो गैंगटे कहता है, वो नहीं आएगी, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलिटिशियन कहता है, इन सब के पीछे वही तो है, तो तुमसे किसने कहा कि उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है? तो गैंगते कहता है, आपका बेटा अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से बाहर गया था, किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। तो इस पे पॉलिटिशियन कहता है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो पागल है, इसलिए उसे मैंने यहाँ लॉक किया था ताकि वो इधर उधर कहीं ना जा सके। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम लोग और कहीं नहीं उसे तो मेरी रैली में लेकर गए। मुझे यकीन है ये तुम लोगों ने जानबूझकर किया होगा, क्योंकि मैंने ही कहा था कि ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा, इसलिए उसे वहाँ लेकर गए और मेरी बेइज्जती करवाई। इस पे डायरेक्टर बोलते हैं, आपकी बेइज्जती भले हुई हो, पर उस इंसिडेंट के बाद से आपके बेटे की हालत में काफ़ी सुधार आ गया है, हम जल्द ही उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो इस पे वो पॉलिटिशियन कहता है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, उसे डिस्चार्ज कर दोगे तो उस पागल पे फिर नज़र कौन रखेगा? फिर वो कहता है, जाने दो, यहाँ पे बहुत सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, मैं कहीं भी उसे भेज सकता हूँ हमेशा के लिए और लॉक करवा दूंगा। इस पे डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो पॉलिटिशियन कहता है, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो किसी काम का नहीं। जिसे सुन गैंगते कहता है, क्या वो बेकार है? क्या बच्चों को उनके पेरेंट्स के लिए यूज़फुल होना ज़रूरी है? इस पे वो पॉलिटिशियन हंसता है और कहता है, तुम लोग इस दुनिया में इसलिए आते हो क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है। जाओ अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, अगर तुम यूज़लेस होगे तो क्या उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है? तो इस पे गुस्से में गैंगते कहता है, फिर तो आपको उसे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। जिस पे वो पॉलिटिशियन गैंगते को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम एक मामूली से केयर गिवर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसके नेक्स्ट सीन में हम सैंगते को देखते हैं जो हॉस्पिटल में सभी व्यूज़ की फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी होती है जो उसे उसकी फ़ोटो लेने बोलती है, तो वो उसकी फ़ोटो लेने लगता है। सडनली एक बटरफ्लाई आकर उसके हाथ पे बैठ जाता है, जिसे देख वो पैनिक करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तो वो लेडी कहती है, इसे क्या हुआ, मेरा पोज पसंद नहीं आया क्या? नेक्स्ट सीन में हम नर्स पार्क को देखते हैं जो डायरेक्टर के ऑफिस में आती है और उनसे कहती है कि वो जो पॉलिटिशियन चाहता है, आप सच में ऐसा होने दोगे? तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो पॉलिटिशियन गैंगटे को थप्पड़ मार रहा होता है। फिर डायरेक्टर नर्स पार्क को बोलते हैं, इससे मैं उसे ब्लैकमेल करने वाला हूँ। तो नर्स पार्क कहती है, क्या सच में? तो डायरेक्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे सच में लगता है वो रैली वाला इंसिडेंट के बाद से उसके बेटे में काफ़ी सुधार आया है। अभी बस उसे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को जो थप्पड़ मारा है उसके लिए बदला लेना है। इसके नेक्स्ट सीन में सांगते ने जो हॉस्पिटल के बाहर की जो पिक्चर्स ली हुई थी उसे वो देखकर वॉल पे कैसे ड्रॉ करना है सोच रहा होता है। तभी वहाँ मोनियोंग आती है। मोनियोंग वॉल को बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिर कहती है, ये क्या है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो सिर्फ अच्छे लोग देख सकते हैं? तो सांगते कहता है, समुद्र है। फिर वह मोनियों की तरफ देखता है और शॉक्ड हो जाता है।
तो मोनियोंग कहती है फाइनली हम मिल ही गए। तभी वहाँ नर्स जूरी आती है जो सांगटे को मोनियोंग के साथ सेल्फी लेते हुए देखती है। तो जूरी मोनियोंग से कहती है क्या तुम्हें हमारी इस तरफ से कॉल गया था जो यहाँ आई हो? तो मोनियोंग कहती है क्या? तुमने तो कहा था तुम मुझे ना जानने का प्रिटेंड करना है, और कौन से कॉल की बात कर रही हो तुम? तो जूरी कहती है नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि तुम्हारा तो आज कोई क्लास नहीं है। तो वह कहती है मैं कोदवे हान को वॉक करवाने आई हूँ। कोई मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने अपने प्रॉमिस नहीं रखा, इसलिए यहाँ आई हूँ ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांगते को जो अपनी ड्राइंग बुक मोनियोंग को दिखा रहा होता है जिसमें उसने मोनियोंग को ड्रॉ किए हुए था। तो मोनियोंग कहती है ये काफ़ी सुंदर है, मुझे काफ़ी पसंद आया। जिसे सुनकर सांगते बहुत खुश होता है। फिर वो उसे 10,000 वॉन मांगता है। तो मोनियोंग गुस्से में कहती है तुमने पहले कहा था कि ये फ्री है। फिर वो कहता है क्या करूँ, तुम्हारा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम तो बहुत क्यूट हो। फिर उसके सर पर हाथ रखने वाली होती है, तभी गैंगते उसे रोक लेता है और कहता है इसके बालों को टच मत करो। फिर वो उसे कहती है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? देखो मैं अपने डैड को वॉक पे ले जाने आई हूँ, तुम इसलिए ही गुस्सा थे ना? फिर गैंगते अपने भाई को लॉबी में जाने को कहता है, पर वो मना करता है कि उसे मोनियोंग के साथ ही रहना है। तो इस पे गैंगते उसे गुस्से से चिल्ला देता है। सभी बॉस और कंगली उन्हें देख रहे होते हैं। तभी मोनियोंग उसके लाल गाल को देखती है और उससे पूछती है क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? फिर वो मोनियोंग को पकड़ वहाँ से ले जाने लगता है। मोनियोंग पूछती है किसने तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। तो गैंगते बोलता है तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तो मोनियोंग कहती है क्योंकि किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा। तो गैंगते कहता है तो क्या हुआ? क्या इससे तुम्हें दर्द हो रहा है? इससे तुम सैड हो? अभी तुम कैसा फील कर रही हो? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो? तुम अंदर से पूरी खोखली हो, तुम बस आवाज़ करती हो जैसे खाली बर्तन करते हैं। इसलिए ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम मेरे बारे में सब समझती हो, जबकि तुम कुछ भी नहीं जानती। तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगी जब तक कि तुम मर नहीं जाती। ऐसा बोल वो वहाँ से चला जाता है और मोनियोंग वहीं उदास खड़ी रहती है। इधर सांगते टेबल के नीचे बैठा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि फेस एक्सप्रेशन आपके इमोशंस को बताते हैं। अपने भाई के बारे में सोचते हुए वो कहता है वो मुझसे परेशान है, वो मुझसे नफरत करता है, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ एक नर्स आती है जो कि नर्स जूरी की मॉम होती है और वो उसे बहला फुसला कर टेबल से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी बाहर आओ और घर जाओ। पर वो नहीं आता। फिर वो नर्स बाहर आकर गैंगते से कहती है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में उसे घर ले आऊँगी। फिर गैंगते उन्हें थैंक यू बोल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नर्स जूरी मोनियोंग के डैड को उसके पास लेकर आती है और कहती है कि कुछ दिन तक तुम्हारे साथ इन्हें मैं वॉक करवाऊँगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर मोनियोंग अपने डैड से पूछती है क्या सच में आपकी याददाश्त चली गई है? आप प्रिटेंड तो नहीं कर रहे ना? फिर नर्स जूरी कहती है इन्हें प्रवोक मत करो। तो मोनियोंग स्माइल करती है और अपने डैड के कान में कहती है क्या आप सच में भूल गए मैं किस टाइप की इंसान हूँ? फिर वो उनके सामने बैठ जाती है। उसे देखकर उसके डैड बोलते हैं तुम अभी भी जिंदा हो? फिर वो मोनियोंग का गला दबाने लगते हैं कि मर जाओ, तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। सभी नर्सेज आकर उन्हें अलग करते हैं। इधर जमीन में लेटी मोनियोंग की आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान थे। जमीन पर पड़े वो पागलों की तरह हंसती रहती है। फिर वो अपने आप से कहती है तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैंगते बस से घर जा रहा होता है तो वो रास्ते में मोनियों को देखता है जो पैदल ही बस के किनारे सीधे सीधे चली जा रही थी जैसे किसी सोच में डूबी हुई हो। घर आकर गैंगते अपने कामों में बिजी हो जाता है और उसे मोनियोंग से कही मीन बातें याद आने लगती है। इधर मोनियोंग के लगातार पैदल चलते चलते थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। फिर गैंगते की बातों को याद करते हुए कहती है तुम भी मुझे कभी समझ नहीं पाओगे जब तक तुम मर नहीं जाते। इधर गैंगते मोनियोंग की लिखी बुक जॉम्बी किड को पढ़ रहा होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका स्किन पीला और आंखें बड़ी थी। उसे पालते हुए उसकी माँ को एहसास हुआ कि उस बच्चे के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसे बस बेहिसाब भूख थी, किसी जॉम्बी की तरह।
इसलिए उसकी माँ ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया ताकि गांव वाले उस बच्चे को कभी भी देख ना पाए। हर रात वो अपने पड़ोसी के यहाँ से जानवर चुराती थी ताकि अपने बच्चे को खिला सके। इसी तरह वो उसे सीक्रेटली पालती रही। एक रात उसने मुर्गी चुराया तो अगले दिन बकरी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन उस गांव में महामारी फैल गई और सारे जानवर मारे गए। काफ़ी इंसानों की भी मौतें हुई। जो इस महामारी में बच गए उन्होंने गांव छोड़ दिया। पर वो माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पाई। अपने बच्चे की भूख शांत करने के लिए उसने अपना एक पैर काट कर उसे दिया, फिर एक हाथ। ऐसे करके उसने अपने सारे अंग उसे दे दिए। फिर जब उसके पास बस उसका धड़ रह गया तो एक आखिरी बार अपने बच्चे को सीने से लगाया और अपने आप को खाने दिया। अपने दोनों हाथों से उस बच्चे ने अपनी माँ को कस के पकड़ा और पहली बार बोला, माँ, आप कितनी प्यारी हो। इसे पढ़ने के बाद केंगते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मॉम को याद करने लग जाता है। वो बच्चा आखिर क्या चाहता था, अपनी भूख को शांत करना या अपनी माँ का प्यार। इसके नेक्स्ट सीन में जेसू घर आता है और गेंगते को ऐसे देख बोलता है, तुम ठीक हो? जूरी ने कॉल किया था, उसने तुम्हारे हाल जानने को बोला। मैंने सुना आज फिर तुम्हें थप्पड़ मिला। बहुत हो गया, ऐसी चीज़ें मुझे सच में अपसेट करती हैं। फिर वो कहता है, वैसे मैंने सुना आज मोनियो के डैड ने उसका गला दबाया और काफ़ी बड़ा सीन भी क्रिएट किया। जिसे सुन गेंगते शॉक्ड होकर कहता है, क्या? कब? किसने कहा? तो जेसू कहता है, जब मैं खाना डिलीवर करने गया था तभी मैंने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बात करते सुना। ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने देखा है। फिर गेंगते को मोनियो की याद आती है जब उसे उसने बस से देखा था। जेसू कहता है, उसके डैड सच में अपनी बेटी से काफ़ी नफरत करते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। फिर गेंगते जेसू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। ऐसा कहते हुए वो बाहर भागता है। उसे रास्ते में मोनियोंग दिख जाती है, जो बारिश में भी खाली पैर भीगते हुए बस चली जा रही थी। उसके आगे जाकर वो अपनी बाइक रोकता है। फिर वो मोनियोंग के पास जाकर उसे अपनी जैकेट पहनाता है और मोनियोंग को उसे गले से लगा लेती है। यहीं पे हमारे इस ड्रामा का एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।